नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एनटीपीसी, जीडी, बीपीएससी, एसएससी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विज्ञान और विज्ञान में भी टॉपिक है सेल यानी कि कोशिका। एक ही वीडियो में कोशिका का कोई भी तथ्य आपकी परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। एक एक तथ्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। बात करें हम भाई कोशिका की। कोशिका क्या है? तो सजीवों के शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। यानी कि सभी सजीवों की शरीर के जो कार्यात्मक है, क्या क्या कार्य करते हैं और क्या क्या रचना होती हैं, उनको ही क्या कहते हैं भैया? कोशिका कहा जाता है। यह जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई है। इसे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। इसे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक किसे कहा जाता है? कोशिका को कहा जाता है। मूलभूत इकाई क्या है भैया? कोशिका है। कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है भैया? कोशिका है। ये तीनों फैक्ट क्या महत्वपूर्ण है भाई। कोशिका का आकार माइक्रोमीटर में मापा जाता है। आपसे पूछेगा भाई तो माइक्रोमीटर में क्या मापा जाता है? तो कोशिका का आकार मापा जाता है। आइए देखते हैं आगे। आगे हम बात करें भाई कोशिका। अब कोशिका की बात करी हमने भाई कार्यात्मक और रचनात्मक इकाई की बात की थी। तो कार्यात्मक इकाई में क्या होता है भाई? कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का समूह जैसे ऊतक, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र भैया, जैसे त्वचा, नाक, कान, यकृत, फेफड़ा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये कार्यात्मक इकाई के अंतर्गत आते हैं भैया। चलना, दौड़ना, फिरना, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? कार्यात्मक इकाई। अब संरचनात्मक इकाई कौन सी होती है भैया? इसके बारे में बात करें तो संरचनात्मक इकाई है जैसे स्पर्म, ये मेल में होता है, ओवम जैसे फीमेल के अंदर। ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भैया? जाइगोट यानी कि युग्मक बनाएंगे। कहां पर? अंडवाहिनी में। कहां पर? अंडवाहिनी में। उसके बाद निषेचन, इसके बाद युग्मनज और फिर क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ये भी सीक्वेंस आपको याद रखना है भाई। तो रचनात्मक इकाई में स्पर्म ओवम की बात करेगा, निषेचन युग्मनज और भ्रूण की बात करेगा भैया। और कार्यात्मक इकाई में किसकी बात हो रही है? त्वचा, नाक, कान, यकृत, फेफड़ा, इसकी बात करेगा, ऑर्गन की बात करेगा भाई। आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है भैया? सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे कौन? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 ईस्वी में भैया। कहां पर? लकड़ी के कॉर्क में। लकड़ी के कॉर्क में देखा इन्होंने। किसने? रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका के बारे में स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में। किसमें? स्वयं से निर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा था। इनकी किताब है भैया माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया में किसका? कोशिका का इन्होंने क्या किया था? वर्णन किया था। यह भी आपको याद रखना है भाई। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो भाई जीवित कोशिका की बात पूछ ले आपसे भैया, तो जीवित कोशिका की खोज की एंटी वॉन लीवनहॉक ने। किसने? एंटी वॉन लीवनहॉक ने की थी 1674 ईस्वी में। कब? 1674 ईस्वी में। कहां पर? सड़ी हुई प्याज में। सड़ी हुई प्याज या दांत की खुरचनी में। दांत की खुरचनी में या फिर सड़ी हुई प्याज में। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम बात करें भैया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात पूछ ले आपसे तो हो जाएगी भैया शुक्राणु। कौन सी हो जाएगी? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो शुक्राणु, और बड़ी पूछ ले तो भैया अंडाणु। ये भी आपको दोनों याद रखना है। अब हम बात करें भी कैसे। सबसे छोटी कोशिका पूछ ले, मानव शरीर की नहीं, सबसे छोटी कोशिका आपसे पूछ ले तो हो जाएगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम सबसे छोटी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। सबसे लंबी कोशिका पूछ ले तो तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन है भाई। कैसे याद रखेंगे? छोटी माई बस लात मारती है तो छोटी से हो जाएगी छोटी वाली, माई से हो जाएगी माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, बा से हो जाएगी बड़ी वाली, और सा से हो जाएगी शुतुरमुर्ग के अंडे की, ला से हो जाएगी भैया लंबी वाली, और ता से हो जाएगी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन वाली। आइए भाई आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है भैया? कोशिका भित्ति। अब एक एक को डिटेल से देखेंगे भाई। कोशिका के पार्ट्स जो होते हैं, कोशिका भित्ति, इसे कहते हैं सेल वॉल। क्या कहा जाता है? सेल वॉल। कोशिका की सुरक्षा करना। भाई कोशिका भित्ति का काम क्या है? कोशिका भित्ति का काम है कोशिका की सुरक्षा करना। यह केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है भाई? पादप कोशिका में। किसमें भाई? पादप में। केवल पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। किस किस में भाई? जैसे शैवाल है, कवक है, पौधे हैं, जीवाणु है, इनमें पाई जाती है कौन भैया? कोशिका भित्ति पाई जाती है भाई। बात करें कैसे भैया। शैवाल, शैवाल में कौन सी होती है भैया? तो सेलुलोज की होती है। किसकी बनी होती है?
सेल्यूलोज की। शैवाल और पौधे दोनों में सेल्यूलोज की होती है भैया। कवक में पूछ ले तो भाई काइटिन की होती है भैया। और जीवाणु में पूछ ले तो भाई पेप्टिडोग्लाइकॉन की होती है। जीवाणु पेप्टिडोग्लाइकॉन, शैवाल पौधे सेल्यूलोज, कवक पूछ ले तो काइटिन की बनी होती है। कैसे याद रखेंगे भाई? तो कोशिका भित्ति किसमें होती है? शेकपाजी में होती है। शैवाल, कवक और पौधे और जीवाणु शेकपाजी। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली किसमें होती है भाई? ये भी आपको ध्यान रखना भैया। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली किसमें होती है भैया? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। कोशिका झिल्ली सभी में पाई जाती है। ये कैसी झिल्ली होती है? ये अर्धपारगम्य होती है। कैसी झिल्ली होती है? अर्धपारगम्य होती है। किससे निर्मित होती है? तो लिपिड प्रोटीन वसा, यानी कि लिपिड वसा प्रोटीन से निर्मित होती है। और भैया कोशिका झिल्ली को ही कोशिका का द्वारपाल कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कोशिका का द्वारपाल किसे कहा जाता है? तो कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। कोशिका में आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण कौन करती है? कोशिका झिल्ली करती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना द्वारपाल वाला भैया। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है भैया केंद्रक। अब केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे? तो केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 ईस्वी में। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग आपसे पूछ ले तो कौन हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक में पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में केंद्रक पाया जाता है भैया। कोशिका का मालिक या मस्तिष्क किसे कहते हैं भाई? तो कोशिका का मालिक किसे कहा जाता है? कोशिका का मुखिया किसे कहा जाता है? तो भैया केंद्रक को कहा जाता है। सेंट्रल रूम ऑफ सेल किसे कहते हैं भैया? तो केंद्रक को कहते हैं। सेल ऑफ सीपीयू, कोशिका का सीपीयू किसे कहते हैं भैया? तो केंद्रक को कहते हैं। कार्य क्या केंद्रक का? कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कौन? केंद्रक। कोशिका का जो डिवीजन करने के लिए, सेल डिवीजन करने के लिए कौन हेल्पर है भैया? तो केंद्रक है। इसमें क्रोमेटिन जाल जो होता है, केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल जो होता है वो सिकुड़कर टूट जाता है तो गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो गुणसूत्र का निर्माण कहां होता है? केंद्रक के अंदर होता है। कब? जो क्रोमेटिन जाल होता है वो सिकुड़कर टूट जाता है तो भैया किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है। इसके निर्माण में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड होती हैं भैया। आइए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं भैया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का विद्युत घर, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। खोज किसने करी थी इसकी? तो कॉलीकर ने इसकी खोज की थी। कब? 1880 ईस्वी में इसकी खोज की थी। इसका नामकरण किसने किया था? तो अल्टमैन ने इसका नामकरण किया था। और अल्टमैन साहब ने इसे बायोप्लास्ट कहा। बायोप्लास्ट किसने कहा भैया? माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने कहा था। और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया कहा। आपसे पूछ लेगा कई तरीके के प्रश्न है यहां से भाई। नामकरण अल्टमैन ने कहा था भैया इसका, किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण। बायोप्लास्ट किसने कहा भैया? अल्टमैन ने कहा। खोज किसने की? कोहलीकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा माइटोकॉन्ड्रिया को? तो भैया सी बेंडा ने कहा था। इसका निर्माण होता है तो क्या क्या होता है भैया? तो प्रोटीन है, लिपिड है, डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। इसकी उपस्थिति में क्या होता है भैया? तो भैया इसमें जीवाणु है, नील हरित शैवाल को छोड़कर, यानी कि जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर सभी में उपस्थित होती है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको छोड़कर? जीवाणु और नील हरित शैवाल को छोड़कर। इसमें एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसमें एटीपी बोले तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। कैसे होता है? जैसे ग्लूकोज लें तो C6H12O6 प्लस, अगर हम बात करें C6H12O6 प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीकरण हो गया, ये ग्लूकोज हो गया भाई। क्या बनाएगा? 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और 6H2O जल के 6 अणु और 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है भाई, मिलती है भैया। आइए आगे देखते हैं। आगे बात करें भाई लवक। अब लवक क्या होती हैं भैया? तो लवक केवल पौधों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। तो लवक प्लास्टिड जो होती हैं वो केवल पौधों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। इस और भाई लवक को ही पौधों का रसोई घर किसे कहते हैं भाई? ये पूछेगा भाई, इंपोर्टेंट है भैया। पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो मेरे भैया लवक को कहते हैं। किसे कहा जाता है? लवक को कहा जाता है। कार्य, इधर लवक इधर कार्य। तो लवक 3 प्रकार की होती हैं, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। हरित लवक क्या काम करते हैं भैया? तो हरित लवक का काम है भाई प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। वर्णी लवक का काम क्या है भाई? भिन्न भिन्न प्रकार के रंग के लिए। अवर्णी लवक क्या है? स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करना भाई। अवर्णी लवक मुख्यतः अमीनो अम्लों का बसीय अम्ल में परावर्तित करते हैं।
अवर्णीय लवक जो होती हैं वो अमीनो अम्लों को बसीय अम्ल में कन्वर्ट करती हैं या इसको बदलते हैं भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। गोल्जी काय। अब गोल्जी काय क्या भैया? गोल्जी बॉडी की बात करें, इसकी खोज 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई थी। ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है भाई। तो गोल्जी बॉडी जो है वो पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है भैया। इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल का निर्माण कौन करती है भैया? गोल्जी बॉडी करती है। गोल्जी काय सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है। तो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में कौन बदलता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय से यह प्रश्न जरूर पूछेगा भाई, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है भैया? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। कोशिका का सचिव किसे कहा जाता है भैया? तो गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। गोल्जी काय के अध्ययन में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कब किया जाता है? तो गोल्जी काय के अध्ययन के लिए किया जाता है भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है? तो लाइसोसोम ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। कौन? लाइसोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं होता है। इसकी खोज डी डुबे द्वारा की गई थी भैया। इसमें बहुत से हानिकारक अम्लीय अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सुसाइड बैग किसे कहते हैं भैया? लाइसोसोम को कहते हैं भैया। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। खोज किसने की साहब? डी डुबे द्वारा की गई थी भैया। राइबोसोम। अब राइबोसोम क्या भैया? राइबोसोम की बात करें भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम की दृष्टि से यहां से एक प्रश्न जरूर पूछता है राइबोसोम से। ये पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, चाहे जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो। इसकी खोज पैलेट द्वारा की गई थी, इसलिए राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। यह सबसे छोटा कोशिकांग है। अब से पूछ ले भी सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो भैया राइबोसोम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा। अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं भैया? तो राइबोसोम को कहते हैं भाई। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुणसूत्र। अब गुणसूत्र क्या भैया? गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोसोम क्या है गुणसूत्र? इसकी खोज वेल्दर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। वेल्दर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी कब? 1882 ईस्वी में। धागे सदृश संरचना होती है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। कौन भैया? गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होते हैं भैया? जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है भैया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब डीएनए क्या है? ये अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ये अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल है। कौन भैया? डीएनए। इस अम्ल में डीऑक्सी राइबो शर्करा और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। 2 फ्यूरिन होते हैं, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ए, ग्वानिन जी, और 2 पायरिमिडिन होते हैं, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। आइए कौन कौन से? एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। डीएनए के अंदर पाए जाते हैं भैया ये। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए क्या होता है भैया? 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए का काम क्या है? एम से बोले मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला। ये अमीनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है, ये संदेश बताता है। संदेश पहुंचाने का काम कौन करता है भैया? एमआरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर आरएनए, यानी कि कोई भी चीज जब हमारे दिमाग, जैसे मान के ना किसी के मस्तिष्क में कोई सूचना आई तो भैया किसने सूचना दी भाई? मैसेंजर वाले ने, एमआरएनए ने। अब उस सूचना को ट्रांसफर कौन करेगा? दूसरी जगह कौन पहुंचाएगा? तो ये अमीनो एसिड को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम करता है भाई। टीआरएनए का काम क्या है? जो सूचना प्राप्त की अमीनो एसिड वाली, वो उस सूचना को राइबोसोम तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? टीआरएनए। ये सबसे छोटा आरएनए है। अब आरआरएनए क्या होता है भैया? राइबोसोम आरएनए। ये राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है भाई। सूचना का ग्रहण किसने किया? एमआरएनए। ट्रांसफर किसने किया? टीआरएनए ने। और भैया सहायक कौन है प्रोटीन के संश्लेषण में? तो हो जाएगा आरआरएनए। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भैया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, दोनों में पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी खोज पोर्टर द्वारा की गई थी। तो पोर्टर ने इसकी खोज की थी भाई। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य कार्य है जो है वो वसा तथा प्रोटीनों का संश्लेषण करना। अब पूछ ले आपसे भाई, वसा तथा प्रोटीनों का संश्लेषण कौन करता है भैया? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। जीन क्या है भैया?
जीन जो है वो डीएनए का ही भाग है भाई। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट आगे बात करें। जंपिंग जीन की अवधारणा बारबरा मैक क्लिंटॉक द्वारा मक्का पर प्रयोग के द्वारा की गई थी। ट्रांसपोजन के नाम से भी प्रचलित जंपिंग जीन डीएनए के ऐसे भाग हैं जो एक ही क्रोमोसोम में अथवा एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। एक कोशिकाएं जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कह रहा है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? ये सबसे प्राचीन कोशिका कौन सी? प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरे शैवाल आदि आते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना भैया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन आते हैं? बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, नील हरे शैवाल है। लेकिन इनके अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ना गोल्गी बॉडी होती है, ना लाइसोसोम होता है। इसमें 70S प्रकार के क्या राइबोसोम पाए जाते हैं और डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है एवं एकल सूत्र में होता है। डबल हेलिक्स नहीं होता, एकल सूत्र में होता है। और इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। अवास्तविक केंद्रक होता है भैया किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब यूकैरियोटिक की बात करें, यह वास्तविक कोशिका है। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव आते हैं। किसके अंतर्गत? यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम पाया जाता है और इसमें राइबोसोम की बात करें वो 80S प्रकार के होते हैं। डीएनए जो है वो सीढ़ीनुमा होता है। कैसा होता है? डबल हेलिक्स होता है भैया एवं पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो हमने आपको बताने की कोशिश किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।